हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए हम आज की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल? ऑप्शन ए इड, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो, ऑप्शन डी अनकॉन्शियस माइंड। तो चलिए सिंपल एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि जो रियलिटी प्रिंसिपल है तो माइंड का कौन सा कंपोनेंट है जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी ईगो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये किस थ्योरी के अंदर आता है? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉयड ने, उसके अंदर तीन जो टाइप बताए थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर आता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड किसके द्वारा दी गई थी? सिगमंड फ्रॉयड ने जो साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी उसमें तीन पार्ट उन्होंने बताए थे। पहला बताया था टोपोग्राफी ऑफ माइंड, जिसके अंदर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस उन्होंने डिस्कस करा था। सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में इड, ईगो एंड सुपर ईगो। एंड थर्ड वन इज साइकोसेक्सुअल, जिसके अंदर ओरल अलग अलग हम फेज पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है इड, ईगो और सुपर ईगो के अंदर। कुछ बेसिक वर्ड्स इसके बारे में हम देखते हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एज के अंदर, एज के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी। ये जो इड है वो पाया जाता है इंट्रायूट्राइन लाइफ या न्यूबॉर्न के अंदर, इंट्रायूट्राइन लाइफ या न्यूबॉर्न के अंदर, ठीक है। और ईगो की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है 4 to 6 मंथ। जो इसकी एज है वो क्या है? 4 to 6 मंथ के जो बेबी है उनके अंदर ईगो प्रेजेंट होता है। और सुपर ईगो की बात करें तो 3 to 6 ईयर्स या इससे ऊपर, हायर सेल्फ इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ वर्ड है जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए वो प्रिंसिपल पे पूछे गए हैं। तो जो ईगो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? प्लीजर प्रिंसिपल पे, ठीक है। इड जो है और ईगो जो है वो किस पे काम करता है? रियलिटी पे। एंड सुपर ईगो आइडियलिज्म, आइडियलिज्म ही ऐसी को हम बोलते हैं मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। इनमें डिफरेंस बेसिक यही है कि इनके एज के अकॉर्डिंग पूछा जाता है इंट्रायूट्राइन लाइफ 4 to 6 मंथ और 3 to 6 ईयर। और जो प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इसमें से पूछे गए हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल, इड अगर पूछे तो प्लीजेबल, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे और सुपर ईगो आइडियलिज्म या मोरल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अगर इनमें से पूछा जाए तो ये प्राइमरी थिंकर होते हैं, ये प्राइमरी थिंकर, एंड जो दोनों होते हैं ये सेकेंडरी थिंकर होते हैं। अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस क्या है, इड जो वाला होता है उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की नीड होती है। एक वर्ड यूज होता है इनके लिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, यानी इनको सही गलत का नॉलेज नहीं होता। इनको जो भी चीज़ चाहिए होती है उनको इमीडिएट चाहिए होती है। जैसे कि जो इनकी बायोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल नीड जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी है उसको मिल्क चाहिए, उसको राइट रॉन्ग का कुछ नहीं पता, उसको सब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। और इसलिए इनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है ग्रीडी, यानी कि जो ये ग्रीडी होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें रियलिटी के बारे में तो ये राइट और रॉन्ग को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है इसको सजेशन कौन देते हैं? ईगो। और डिसाइड कौन करता है राइट और रॉन्ग का कि क्या हमने सही किया है क्या गलत किया है, ये डिसाइड काम कौन करता है? सुपर ईगो का, ठीक है। तो इतने प्रिंसिपल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड एमसीक्यू, यू आर असेसिंग ए पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री फॉर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, व्हाट साइन एंड सिम्टम्स रिपोर्टेड बाय द पेशेंट would indicate the patient may be experiencing peripheral artery disease except? Option A, I often wake up at the night with leg pain and have to dangle my leg out of the bed to ease the pain. Option B, if I stand or sit too long my legs start to feel heavy and achy. Option C, it hurts to elevate my legs. Option D, sometimes when I am working my legs start to cramp and tingle to the point where I can't walk until the pain goes away. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, इस तरह की क्वेश्चन जो होते हैं नोट सेट मेंस के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन होता है, इसमें आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक पेशेंट है
उसकी हेल्थ हिस्ट्री को यहाँ पे ध्यान देना, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, ठीक है। वो क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे, एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी साइन एंड सिम्टम होंगे वो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के होंगे एक्सेप्ट, ठीक है। यानी कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के अंदर भी कौन सी डिजीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, ठीक है। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो कौन सा साइन एंड सिम्टम होगा जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में नहीं देखने को मिलेगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इफ आई स्टैंड सिट टू लॉन्ग माई लेग स्टार्ट टू फील हैवी एंड एकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके से। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा मैं आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको ध्यान देना है, दो चीजें हम पढ़ते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, यानी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसके हम दो लेवल पे हम डिजीज पढ़ते हैं। एक होता है आर्टरियल डिजीज को बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर हम दो डिजीज हम पढ़ते हैं सीवीएस के अंदर। एक होता है पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज, दूसरा होता है पेरिफेरल वीनस डिजीज, ठीक है। यहाँ पे पीवीडी का मतलब है वेन से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्टरी की। अब इन दोनों के बारे में कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज हमें देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके अंदर से आता है, रेनॉल्ड्स डिजीज, ठीक है, रेनॉल्ड्स डिजीज, बर्जर डिजीज, बर्जर डिजीज, या इसी के अंदर मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस, सॉरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरी के अंदर, ठीक है। और पेरिफेरल वेस के अंदर तो वेरिकोज वेन, डीवीटी, ठीक है, ये कुछ चीजें। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज है तो पेन का जो लोकेशन क्या होगा और किस तरीके से पेन का जो किस तरीके से पेन रिजोल्व होता है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन हम इसके बारे में बात करें। तो अगर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है तो आप ये मान के चलिए कि जो स्मॉल आर्टरीज वो इन्वॉल्व होती है। मान लीजिए किसी ये पर्सन है और यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो आर्टरीज है जो ब्लड लेके आ रही है, मान लीजिए यहाँ की लेग की जो आर्टरी है यहाँ पे ओकल्ट हो गई है, यहाँ पे स्पाज्म हो गया है, तो जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी। तो अब सिम्टम किस किस तरीके से देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर लोअर लेग के अंदर ब्लड सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आर्टरी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आर्टरी किसी भी वजह से स्पाज्म या कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो अब जो इनमें साइन सिम्टम देखने को क्या मिलेंगे, जो एक्सट्रीमिटी से कैसे देखने को मिलेगी, कूल, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, पेल, ठीक है, और काल्मिंग। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम वेरिकोज वेन की अगर हम बात करें, वेरिकोज वेन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है और यहाँ की इसकी वेन के अंदर प्रॉब्लम है पैर की, तो क्या होता है, जो वेन से जो ब्लड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ जो जाता है वो नहीं जा पाता, यहाँ पे ब्लड स्टोर होने लग जाता है। जैसे वेरिकोज वेन में हम देखते हैं तो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो जो इसकी एक्सट्रीमिटी जो वो कैसी होगी, वार्म होगी, ठीक है, और वहाँ पे रेडनेस हमें दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट है। अब जो इनमें से मेन एमसीक्यू जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी अगर पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज का क्वेश्चन आता है तो जो दो चीजें इसके अंदर हम पढ़ते हैं, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज का जो पेन के बारे में अगर हम बात करें, और ये है पेरिफेरल वेन डिजीज। तो अब आप ये देखिए कि जब भी जो पेशेंट होगा पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज का, उसको पेन कैसा होगा, रेस्ट पेन होगा, यानी कि वो रेस्टिंग की कंडीशन में सो रहा होगा और उसको अचानक से पेन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब रेस्टिंग फेज के अंदर जब आर्टरी में स्पाज्म होता है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, उसकी एक्सट्रीमिटी में पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो ये पेन है वो इंक्रीज कब होता है, दो चीजें होती है, एक इंक्रीज और एक होता है रिलीफ। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज में से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज है उसका पेन जो है इंक्रीज कब हो जाता है, तो डेंजलिंग, सॉरी इलेवेट, यानी कि अगर हम हमारी एक्सट्रीमिटीज को अगर एलिवेट कर दें तो ऑलरेडी वहाँ पे मान लीजिए पर्सन है और यहाँ की जो इसके लेग की जो आर्टरीज इसके अंदर प्रॉब्लम है, और हम यहाँ पे इसके लेग को एलिवेट कर दे तो यहाँ पे और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और हमें क्या होगा, पेन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे ही पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वाला पेशेंट है अपने लेग को या एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट करेगा, उसका पेन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना आपको, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज के पेशेंट का पेन जो है लेग एलिवेशन की या लिम्ब एलिवेशन के साथ साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। और रिलीफ कैसे होता है,
कौन सी पोजीशन में? डेंजलिंग पोजीशन में। ये आपको ध्यान देना है, डेंजलिंग पोजीशन। डेंजलिंग का मतलब होता है झूला, यानी कि हम किसी, जैसे कि कोई चेयर है और या फिर कोई बेड है, तो हम उसको बेड पे हम इस तरीके से पैर लटका के बैठ जाते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा नी है यहाँ पे बेंड हो जाता है, यहाँ पे जो ब्लड, थोड़ा बहुत भी जो ब्लड यहाँ पहुंचा है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी उससे ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जब हम इस पोजीशन के अंदर बैठते हैं, डेंजलिंग पोजीशन के अंदर पैर लटका के, तो क्या होता है, ये जो ब्लड है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुका रहता है, इसकी उससे यहाँ पे पेन रिलीफ होता है। ठीक है, तो बस ये दो चीजें हैं। पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज के बारे में पूछे तो अगर लिम्ब एलिवेटेड हम करेंगे तो उसका जो पेन इंक्रीज हो जाएगा, और डेंजलिंग पोजीशन में बैठेंगे तो उसका पेन रिलीफ हो जाएगा। वैसे अगर हम पेरिफेरल वेन डिजीज के बारे में बात करें तो जैसे ही हम अगर पेन इंक्रीज की बात करें कि पेन इंक्रीज कब होता है, पेन इंक्रीज होता है जब हम डेंजलिंग पोजीशन में या पैर लटका के बैठते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड इस तरीके से अगर पेशेंट है और इस तरीके की पोजीशन में चेयर में पाँव लटका के इस तरीके से बैठ रखा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे वेन है, वेरिकोज वेन और डायलेटेड, यहाँ पे ब्लड ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर नहीं जा पा रहा, एक्यूमुलेट है। और फिर हम अगर पैर लटका के इस तरीके से बैठ जाते हैं तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, पेन इंक्रीज होता है पेशेंट को। तो इसको क्या बोलते हैं, डेंजलिंग पोजीशन में पेन इंक्रीज होता है पेरिफेरल जो वीनस डिजीज वाले पेशेंट को। और इसका रिलीफ कैसे होगा पेन, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रिलीफ कैसे होगा, इसकी एक्सट्रीमिटीज को हम क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे, क्योंकि जो वेन है इस तरीके से इलास्टिसिटी उसकी चली गई है और यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट है। जैसे ही हम, मान लीजिए पर्सन है, उसकी एक्सट्रीमिटीज को यहाँ पे कोई पिल्लो रख के इस तरीके से अगर हम एलिवेट कर देते हैं तो जो ब्लड का रिटर्न है वो होने लगता है और पेन उसका रिलीफ हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है वो स्लीपिंग कंडीशन में है, सो रहा है और अचानक से वो उठ जाता है कि उसके अंदर पेन हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो बेड साइड पे इस तरीके से पाँव लटका के बैठ जाता है और सडनली वो देखता है कि उसके पेन जो है रिलीफ हो गया है। तो कौन सी वेस्कुलर डिजीज के अंदर आएगा, तो वो होगा पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज। क्यों? क्योंकि अगर कोई पेशेंट है, यहाँ पे हमने बात की रेस्ट पेन, अगर वो रेस्ट भी कर रहा है तो वहाँ पे उसको पेन होता है। ठीक है, मान लीजिए स्लीप पोजीशन में था, स्लीपिंग में था और वहाँ पे पेन हो रहा था। जैसे ही वो उस पेन की वजह से उसकी नींद खुली और उसके बाद में उसने क्या करा, बेड साइड में अपने पाँव इस तरीके से लटका के बैठ गया। और हमने यही बात करी थी कि अगर वो डेंजलिंग पोजीशन के अंदर बैठता है, पाँव लटका के बैठता है, तो उसका पेन क्या होता है, रिलीफ होता है। तो इस तरीके का आपको केस सिनेरियो देगा। ठीक है, और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज है, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज की इसमें से इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज के अंदर जो ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाउंड बनता है। वो किस तरीके, कहाँ पे बनेगा, सबसे पहले जो हमारा लेटरल मेलियोलस है, जो हमारे पैर के अंदर जो आउटर वाला पार्ट है लेटरल मेलियोलस, उसके अंदर जो वाउंड है वो कैसा बनेगा, डीप बनेगा। ठीक है, रेगुलर उसके जो है एजेस रहेंगे। ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हीं वर्ड्स के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पेल रहेगा। ठीक है, और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का अगर हम बात करें, जो वाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, सुपरफिशियल बनेगा। और स्पेशली हम बात करें तो इंटरनल मेलियोलस के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके आप जब इमेज जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज का जो वाउंड है वो इस तरीके से पंच आउट, इस तरीके से डीप वाउंड बनता है, और इसका जो वाउंड बनता है वो सुपरफिशियल वाउंड बनता है पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज का। तो क्वेश्चन हमारा ये था। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है, जो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज है इसके अंदर हम दो डिजीज पढ़ते हैं, एक होता है रेनॉल्ड डिजीज, एक होता है बर्जर डिजीज। तो रेनॉल्ड डिजीज किसको बोलते हैं, पेरिफेरल आर्टरी, जो स्मॉल आर्टरीज है, जो कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ पे अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से। दो क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज में। अगर मैं बात करूँ तो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज, इसकी दो डिजीज हम पढ़ते हैं, एक होता है रेनॉल्ड्स डिजीज, दूसरा होता है बर्जर डिजीज, और इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरेंस। ठीक है, जो रेनॉल्ड्स डिजीज है इसमें क्या होता है, कूल, जैसे ही कूल इन्वायरमेंट में पर्सन जाता है, उसकी जो स्मॉल आर्टरी है, स्पेशली कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, स्मॉल आर्टरी, उसके अंदर क्या होगा, वेजोस्पाज्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड डिजीज। और बर्जर डिजीज को बोलेंगे जो मीडियम आर्टरी होती है, जो थोड़ा सा उनका शेप बड़ा होता है, और उनके अंदर अगर वेजोस्पाज्म हो रहा है या कोई, यहाँ पे जो वेजोस्पाज्म होगा वो कूल इन्वायरमेंट की वजह से होगा रेनॉल्ड डिजीज के अंदर। जो बर्जर डिजीज है इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन निकोटीन, जो बर्जर डिजीज है इसका सबसे मोस्ट कॉमन रिस्पेक्टर पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्मोकिंग है वो किसका मोस्ट कॉमन कॉज है,
बर्जर डिजीज का। याद रखना आपको, स्मोकिंग कॉजेज बर्जर डिजीज, यानी कि स्मोकिंग जो होता है रिस्क फैक्टर होता है किसका, बर्जर डिजीज का, क्योंकि निकोटीन जो है ब्लड में वहां पे डिपॉजिट होने लगता है और ब्लड सप्लाई वहां की रोक देता है। तो दो ही चीज इसमें ध्यान रखनी है। रेनॉल्ड डिजीज पूछे तो कूल इन्वायरमेंट के अंदर पेशेंट जैसे जाएगा तो उसके आर्टरी में स्पाज्म देखने को मिलेगा और उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम रेनॉल्ड डिजीज। ठीक है, और बर्जर डिजीज के अंदर स्मोकिंग करता है, मीडियन आर्टरीज की ओकल्ट हो जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो दो डिजीज आपको ध्यान रखना है, रेनॉल्ड डिजीज और बर्जर डिजीज, दोनों आर्टेरियल डिजीज के अंदर आता है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब आप ध्यान से पढ़िए कि जो क्वेश्चन पूछा गया कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होते हैं जिसके अंदर दो होती है, पेरिफेरल आर्टरी और पेरिफेरल वेन डिजीज। तो यहाँ पे पूछा गया कि पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज में सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन एक सिम्टम कौन सा देखने को मिलेगा। तो वन बाय वन देखते हैं। पेशेंट बोल रहा है कि जब मैं आई ऑफन वेकअप एट नाइट, मैं जब नाइट में सो रहा होता हूँ तो मेरे लेग पेन होता है और मैं आई हैव टू डेंजल। डेंजल का मतलब मैंने बताया था पेन लटका के इस तरीके से पेशेंट चेयर पे या बेड पे बैठेगा और जैसे ही वो डेंजल पोजीशन में बैठता है तो उसका पेन ईज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो क्या ये पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज का सिम्टम है? बिल्कुल है। मैंने यही बात करी थी अभी जब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो इसका पेन है वो डेंजल पोजीशन में रिलीफ होता है और एलिवेट पोजीशन में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करें, पेशेंट बोल रहा है कि इफ आई स्टैंड और सिट टू लॉन्ग माई लेग स्टार्ट टू फील हेवी एंड एकी। नहीं, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये पेरिफेरल वेन डिजीज के अंदर आप देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म हम खड़े रहते हैं उसके अंदर डीवीटी की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, स्पेशली जो ओटी नर्स होती है या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हमें ज्यादा देर तक खड़ा रहने को मिलता है, तो वहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि जो ये वेन की डिजीज है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म हम खड़े रहेंगे तो हमारे वेन के अंदर जो ब्लड है ग्रेविटी की वजह से नीचे जमा हो जाएगा और हमें हेवी फील होगा। तो इफ आई स्टैंड और सिट टू लॉन्ग माई लेग स्टार्ट टू फील हेवी एंड एकी, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये है पेरिफेरल वेन डिजीज का। तो ये आर्टेरियल का नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड बात करते हैं, इट हर्ट्स टू एलिवेट माई लेग्स। ये बात भी सही है कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में जैसे ही पेशेंट अपना लेग का एलिवेशन करता है तो जो ब्लड ऑलरेडी ब्लड वहाँ पे आर्टरी में नहीं पहुंच पा रहा और लेग एलिवेशन की वजह से और ब्लड नहीं जाएगा तो उसका जो पेन है वो बढ़ जाएगा। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, आर्टेरियल डिजीज में पेन कब बढ़ता है और कम कम होता है, और वेन डिजीज में पेन कब बढ़ता है और कब कम होता है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑप्शन डी देखते हैं, समटाइम्स व्हेन आई एम वॉकिंग माई लेग स्टार्ट टू क्रैम्प एंड टिंगल टू द पॉइंट वेयर आई कांट वॉक अंटिल द पेन गोज अवे। ये क्या पेशेंट क्या बोल रहा है कि जब मैं वॉकिंग पे जाता हूं तो मेरे पैर में दर्द होने लगता है और मैं जितना व्हेन आई कांट वॉक अंटिल द पेन गोज अवे, और उसके बाद में वॉक नहीं कर पाता हूं जब तक मेरा पेन नहीं चला जाता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत प्यारा एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म दी जाती है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इसका मतलब क्या होता है मैं यही भी बता देता हूं। ये पहले तो देखने को मिलेगी कौन सी डिजीज के, पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कौन सी डिजीज के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो पेरिफेरल एट्रियल डिजीज में, स्पेशली आर्टरीज को डिजीज होगी उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर होता क्या है, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज में जो वेजोस्पाज्म हो रहा है, सॉरी आर्टरियल का स्पाज्म हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑलरेडी हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, मान लीजिए पर्सन है और इसके लेग में यहाँ की आर्टरी में स्पाज्म है, यहाँ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, जैसे हम वॉकिंग करेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो और ब्लड सप्लाई की हमें जरूरत होगी क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टरी में वेजोस्पाज्म है, सॉरी स्पाज्म है, इसलिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो इसका क्या होगा, पेन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पेन एसोसिएटेड विद एनी एक्टिविटी लाइक रनिंग और वॉकिंग इज कॉल्ड इंटरमिटेंट लोकेशन। जैसे ही वो कोई एक्टिविटी करता है उसका पेन बढ़ जाता है, ये किसको सजेस्ट कर रहा है, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज को। तो इसके लिए दो प्यारे एमसीक्यू बनते हैं कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज के अंदर। ठीक है, पहला एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के लिए हम क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलते हैं पेशेंट को, कि क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे पेशेंट को रन और वॉक एज टॉलरेबल, यानी कि पेशेंट को हम बोलेंगे कि जितना आप टॉलरेट कर सकते हो उतना आपको वॉक करना, आपको अवॉइड नहीं करना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहीं आपको ऑप्शन में दे दे कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आपको क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें ऑप्शन दे दे कि आपको पेशेंट को रनिंग के लिए या वॉक के लिए मना करना, नहीं मना नहीं करना है। पेशेंट को आपको क्या बोलना है कि आप जितना आप टॉलरेट कर सकते हो पेन उतना आपको चलना है, उतना आपको वॉक करना है। ऐसा क्यों बोलते हैं, इससे होगा क्या, मान लीजिए एक पर्सन है, इसकी यहाँ की आर्टरी के अंदर स्पाज्म है, ठीक है, ठीक है, ये एक आर्टरी है, यहाँ पे लेग है, यहाँ की ये आर्टरी सप्लाई कर रही है, यहाँ पे स्पाज्म है। तो अब जितना वॉक करेगा क्या होगा, धीरे धीरे उसके साथ कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉडी के मैकेनिज्म क्या करती है, कंपनसेट करती है, अगर यहाँ पे ओकल्जन है तो सराउंडिंग ब्लड वेसल्स को उस पर्टिकुलर लिम्ब की तरफ या लेग की तरफ जहाँ पे ओकल्जन है वहाँ पे डाइवर्ट कर देती है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इजीली हो पाए, तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स नहीं डेवलप हो जाएगी,
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको वॉकिंग के लिए सजेस्ट करते हैं। आई होप पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कब उसका पेन रिलीफ होता है, कब उसका पेन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द लेटरल वेंट्रिकल्स रिमेन इन कम्युनिकेशन विद द थर्ड वेंट्रिकल बाय ए स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड ऑप्शन ए फोरामेन ऑफ मुनरो, ऑप्शन बी फोरामेन ऑफ मिगेंडी, ऑप्शन सी फोरामेन ऑफ लस्का, ऑप्शन डी सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो चलिए, बहुत इजी एमसीक्यू नर्वस सिस्टम का। तो क्वेश्चन है कि जो लेटरल वेंट्रिकल है वो थर्ड वेंट्रिकल से किस ओपनिंग के द्वारा कम्युनिकेट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हमारा होगा ऑप्शन ए फोरामेन ऑफ मुनरो। तो चलिए मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के बता देता हूं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कितने ब्रेन वेंट्रिकल होते हैं हमारे, 4 ब्रेन वेंट्रिकल होते हैं, जिसके से अगर हम बात करें तो 2 तो हमारे लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, नेक्स्ट थर्ड वेंट्रिकल होता है और देन फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है और लेटरल साइड में 2 ओपनिंग होती है। बस इस डायग्राम को आप देख लीजिए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मान लीजिए आपका फर्स्ट वेंट्रिकल है, ये सेकंड वेंट्रिकल है, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। इन दोनों को, जो फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एक और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता है, जो सीएसएफ है, सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर। ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, ये भी एमसीक्यू पूछा गया है। ब्रेन वेंट्रिकल में स्पेशली बात करें तो कहाँ पे होता है, कोरोइड प्लेक्सस के अंदर। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस के अंदर ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर जो है सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। अगर इसमें से भी स्पेसिफिकली पूछ ले कि कौन सी सेल बनाती है, तो एपिंडाइमल सेल, जो न्यूरोग्लिया है, वो हमारा सीएसएफ फॉर्मेशन का काम करती है। तो सारे एमसीक्यू है, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। इनके बीच में एक सेप्टम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, बाद में आपको याद नहीं रहेगा। सेप्टम पेलुसिडम या सेप्टम लूसिडम भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है वो थर्ड वेंट्रिकल से किससे जुड़े रहते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फोरामेन है, यहाँ पे एक फोरामेन है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ऑफ मुनरो। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, तो कई बार दूसरा नाम देके पूछ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो थर्ड वेंट्रिकल है वो फोर्थ वेंट्रिकल से किससे, एक डक्ट से कनेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट। और इसी का नाम होता है डक्ट ऑफ सिल्वियस, डक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो से, और थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ सिल्वियस से। अब फोर्थ वेंट्रिकल है ना, उसमें 3 ओपनिंग होती है, एक सेंट्रल ओपनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मिगेंडी। ठीक है, जो सेंट्रल जो ओपनिंग होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती है, यहाँ से सीएसएफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करता है, तो फोरामेन ऑफ मिगेंडी। और जो लेटरल ओपनिंग होती है, जहाँ से वापस सीएसएफ ब्रेन के अंदर इस तरीके से फ्लो होने लगता है और वहाँ पे जाके रीअब्जॉर्ब होता है, तो उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लस्का। ठीक है, क्या बोलते हैं इन दोनों ओपनिंग को, फोरामेन ऑफ लस्का इसको हम बोलते हैं। तो ये कुछ कम्युनिकेशन है सीएसएफ का। और ज़्यादा आपको डिटेल से पढ़ना तो मैंने नर्वस सिस्टम के अंदर सीएसएफ का पूरा डिटेल से ब्रेन वेंट्रिकल का फ्लो आपको बता रखा, वहाँ पे लेक्चर डाल रखा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा कई बार मुनरो में से पूछते हैं, मिगेंडी, लस्का और एक्विडक्ट, सब में से एक बार एमसीक्यू पूछा गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, नर्स एडवाइज द पेशेंट टू। ये क्वेश्चन जो है एम्स का इंडिविजुअल एग्जाम है उनमें भी आ रखा है, ESIC में भी आ रखा है और DSSB में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, अलग अलग तरीके से इसको पूछा गया। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है, जो जिस पेशेंट को इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वाले पेशेंट को क्या एडवाइस करेगी, ऑप्शन ए अप्लाइड ग्रेजुएट कंप्रेशन स्टॉकिंग, ऑप्शन बी एलिवेट द लेग व्हेन सिटिंग, ऑप्शन सी रिफ्रेन फ्रॉम विग्रस एक्सरसाइज, ऑप्शन डी वॉक एज मच एज टॉलरेटेड। तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसका करेक्ट आंसर होगा वॉक एज मच एज टॉलरेटेड। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। तो जैसे ही आप इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन सुनते हो, तो आपके जो दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए थी, किसके अंदर देखने को मिलता है, पेरिफेरल एट्रियल डिजीज के अंदर, यानी कि किसी भी पर्सन की जो आर्टरी यहाँ के अंदर स्पाज्म आ गया और ब्लड फ्लो यहाँ पे नीचे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है लेग के अंदर। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या वो अप्लाइड
ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग करना है उसको क्या एडवाइस करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे कंप्रेशन स्टॉकिंग कर देंगे तो ब्लड सप्लाई और भी यहाँ पे बंद हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ये हम पेरिफेरल वीनस डिजीज में कर सकते हैं, हमारा जो ब्लड है उसको रिटर्न करवाने के लिए, ठीक। इलिवेट द लेग व्हेन सीटिंग, क्या लेग को इलिवेट करना है? नहीं, हमने पहले बात करी थी कि जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है उसके अंदर जब इलिवेट करते हैं हम लिम्ब को तो पेन कैसा होगा? पेन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डेंजलिंग पोजीशन हमें इसके अंदर देखनी होती है, ना कि लेग एलिवेशन। लेग एलिवेशन किस में देते हैं? पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है रिफ्रेन फ्रॉम विगरस एक्सरसाइज, ये भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड फ्लो कम है, जैसे एक्सरसाइज करेगा वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और बहुत ज्यादा पेन उसको होगा, ये भी नहीं करना है। वॉक एज मच एज टॉलरेटेड, ये करेक्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को बोलना कि जितना आपको टॉलरेट कर सकते हो उतना आपको चलना। इससे होगा क्या? जैसे मान लीजिए पर्सन का जो लेग है, ये लेग है और यहाँ की जो आर्टरी यहाँ पे स्पाज्म है और यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो जैसे वो वॉकिंग करेगा तो बॉडी ऑटोमेटिक यहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन बना देगी, यहाँ पे आसपास उस एक्सट्रीमिटीज को ब्लड फ्लो के लिए कोलेटरल सर्कुलेशन बना देगी। तो इसलिए हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं? वॉक एज मच एज टॉलरेटेड। क्वेश्चन ये आता है इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन किसके अंदर देखने को मिलता है और क्या एडवाइस करते हैं, दोनों एमसीक्यू मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सारे अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्स की जो इंडिविजुअल एग्जाम है उसमें पूछा गया है और नोट सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग विद रिगार्ड टू CSF after a lumbar puncture is performed on a child who has a bacterial meningitis? Option A, CSF is cloudy, elevated neutrophils, elevated proteins, decreased glucose. Option B, CSF is clear, decreased pressure, decreased proteins, increased glucose. Option C, CSF is clear, decreased neutrophils, increased protein, decreased glucose. And option D, CSF is cloudy, increased pressure, decreased proteins and increased glucose. तो चलिए इसका आंसर करना है, बहुत प्यारा MCQ है, तो करेक्ट आंसर मैं आपको इसको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, CSF इज क्लाउडी। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसके अंदर हमें क्या CSF के अंदर क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी? जो CSF है वो क्लाउडी होगा, उसके अंदर जो न्यूट्रोफिल्स काउंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोटीन्स उसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगे और ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। बहुत बार जितने भी एग्जाम हुए, जिपमर का एग्जाम हुआ है, कई बार इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। मान लीजिए हम इसके दो लेवल पे हम बात करते हैं। पहले हम नॉर्मल फाइंडिंग की अगर बात करें तो जो CSF है, अगर इसकी नॉर्मल फाइंडिंग की बात करें तो जो अगर कलर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। और CSF के अगर नेक्स्ट हम बात करें तो जो जो CSF का जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना होता है? 40 to 60 mg/dl, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोटीन कितना होता है? CSF प्रोटीन ये होता है आपका 30 to 50 mg/dl। अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो क्या नॉर्मली CSF के अंदर लिम्फोसाइट्स एब्सेंट होती है या फिर होगी तो भी सिर्फ 0.5 सेल्स पर क्यूब mm के अंदर प्रेजेंट होती है। ये नॉर्मल फाइंडिंग होगी तभी आप अब नॉर्मल फाइंडिंग का पता लगा पाओगे, ये CSF की नॉर्मल फाइंडिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर क्वेश्चन बनते हैं दो, कि क्या क्या हमें उसके अंदर फाइंडिंग देखने को मिलती है। एक होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, एक होता है वायरल मेनिंजाइटिस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें अगर कलर पे क्या इफेक्ट होगा, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है इसके अंदर क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, बहुत सारे वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स वो लीकी हो जाती है और बहुत सारे वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर आ जाते हैं। इसकी वजह से जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसके अंदर जो CSF है वो क्लाउडी होगा। और वायरल की अगर हम बात करें तो क्लियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें CSF ग्लूकोज अगर हम देखने को मिलता है तो डिक्रीज ग्लूकोज। इस तरीके से फाइंडिंग देखिए कि जो बैक्टीरिया होता है वो जो अपने रेप्लिकेशन के लिए ग्लूकोज को यूज कर लेता है। और अगर हम वायरल की बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज लेवल क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन है यहाँ पे हमने बात करी थी, जो प्रोटीन है इसका एलिवेटेड होता है, इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, ठीक है। वायरल के अंदर भी अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। इसके अंदर जो स्पेशली अगर हम बात करेंगे इसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। अगर हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करें तो जो अगर काउंट बढ़ेगा किसी सेल्स का तो वो होगी न्यूट्रोफिल्स का जो है काउंट यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है। और वायरल की अगर हम बात करें स्पेशली तो जो लिम्फोसाइट्स है इनका जो काउंट है नॉर्मल काउंट से हमें ज़्यादा देखने को मिलता है।
तो ये कुछ एमसीक्यू बार बार पूछे जाते हैं कि क्या फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है सीएसएफ के अंदर प्रोटीन के इंक्रीज होने का, तो हमारा आंसर हो जाएगा वायरल इन्फेक्शन। और एक चीज यहाँ पे करेक्शन करना है, वायरल के अंदर जो प्रोटीन काउंट है वो नॉर्मल रहता है। यहाँ हम बात करें ग्लूकोज की, वायरल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स को लीकी बना देता है और जो एक्स्ट्रा जो ब्लड का ग्लूकोज है सीएसएफ में लीकेज हो जाता है। इसलिए अगर मोस्ट कॉमन बात करें, मोस्ट कॉमन ग्लूकोज के इंक्रीज होने का कारण क्या है, वो क्या होगा हमारा वायरल मेनिंजाइटिस। और किस में हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस में हो सकता है, सीएनएस ट्यूमर के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में से पूछे गए हैं। क्लाउडी अपीयरेंस होता है, ग्लूकोज कम हो जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा, न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। तो क्लासिकल कंडीशन है ये, किसमें देखने को मिलता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, कोग वेब अपीयरेंस कौन सी टाइप की देखने को मिलता है, ये होता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एमसीक्यू है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर हमें जो हमारा सीएसएफ है उसके अंदर कोग वेब अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो कुछ चीजें थी आपको याद रखना। नॉर्मल लेवल आपको जरूर याद रखना है, जो ग्लूकोज है उसका 40 to 60 है, जो प्रोटीन है 30 to 50 mg/dl होता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ क्लाउडी होगा, न्यूट्रोफिल्स बढ़ेगी, प्रोटीन बढ़ेगा, लेकिन ग्लूकोज जो है आपको इस चीज में ध्यान रखना है। ये डिफरेंस आपको करना है, दो चीज अगर आपको ज्यादा याद नहीं रखना है तो जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ होगा वो क्लाउडी होगा, वायरल में क्लियर होगा। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज बैक्टीरिया उसको खा जाता है इसलिए कम होगा, और वायरल के अंदर ज्यादा होता है क्योंकि लीकेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 6, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड लीड टू द नर्स सस्पेक्ट दैट ए पेशेंट्स IV हैज इन्फिल्ट्रेटेड। ऑप्शन ए, only 50 ml of fluid has infused in past 1 hour. Option B, the insertion site is red, hot and swollen. Option C, the patient temperature has risen to 38.3 degrees centigrade. Option D, the site is pale, cool and swollen and painful. तो चलिए, बहुत इजी एमसीक्यू है। बार बार एम्स के क्लिनिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से ये क्वेश्चन हमेशा वो डालते हैं, क्योंकि हमारे डेली प्रैक्टिस में हम जो कैनुला यूज करते हैं, IV थेरेपी हम देते हैं, तो वो क्लिनिकल बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आपको क्वेश्चन समझना है पहले कि किसी पेशेंट की IV लाइन जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो गई है, तो पेशेंट को, तो नर्स को क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ों पे हमें हमेशा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द साइट इज पेल, कूल, स्वोलन एंड पेनफुल। यहाँ पे देखना है जैसे कि ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई कैनुला इस तरीके से लगा रखा है और इस तरीके से जो हमारी मेडिसिन है उसके अंदर फ्लो हो रही है। लेकिन मान लीजिए कैनुला डिस्प्लेस हो जाता है और जो हमारा जो मेडिसिन है या जो अनस है वो बाहर इस तरीके से इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं हुआ, तो होगा क्या, सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड है उसके चले जाने से क्या होगा, वहाँ पे कूलनेस हो जाएगी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी धीरे धीरे कम होती है, तो पेल वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होकर स्वोलन होगा और वहाँ पे पेनफुल होगा। अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशली आप ध्यान देना कि पेल और कूल, ये दो वर्ड से आपको डिफ्रेंशिएट करना। अगर पेल और कूल आ रहा है तो इन्फिल्ट्रेशन की तरफ आपको करेक्ट आंसर करना है, ठीक है। और एक ऐसा इससे मिलता जुलता होता है कि हमें वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रोम्बोएंजाइटिस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अगर यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। जो इन्फ्लामेशन के साइन सिम्टम है वो देखने को मिलेगा, रेड देखने को मिलेगा और वार्मथ वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बस दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर पेल और कूल पूछता है तो आपको गो विद इन्फिल्ट्रेशन, देन रेड एंड वार्म पूछता है तो गो विद इन्फ्लामेशन। बस इतना ही ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी क्या करेगी, उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा टेम्परेचर बढ़ाती है। और रेडनेस, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लामेशन के साइड हम पढ़ते हैं वो रेड होता है, रूबर, डोलर, केलर, फंक्शनल, ऐसा कुछ इस तरीके से हम जो इन्फ्लामेशन है उनके साइन हम पढ़ते हैं। तो ये बहुत इजी एमसीक्यू है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बी ऑप्शन अगर ये तब होता हमारा तब इन्फ्लामेशन हमें पूछ रहा होता है, रेड, हॉट एंड स्वोलन। यहाँ पे अगर इन्फिल्ट्रेशन पूछ रहा है, इससे रिलेटेड प्री के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जो वेसिकेंट जो फेनिटोइन है कौन सी जो ड्रग है वो इरिटेशन कोज करेगी। तो हम एक ड्रग की कैटेगरी पढ़ते हैं, उनको हम बोलते हैं वेसिकेंट्स या इरिटेंट्स।
ठीक है, ये कौन सी ड्रग है? अगर इनको ब्लड वेसल से बाहर अगर लीकेज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे नेक्रोसिस कर सकते हैं, वहाँ पे इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। तो इस टाइप की ड्रग को हम क्या बोलते हैं, वेसिकेंट। इसकी एक लिस्ट है जो मैं आपको दे दूंगा, जैसे फेनिटोइन हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसी ड्रग है जो क्या करती है, वेसिकेंट ड्रग कैटेगरीज के अंदर आती है। तो ये क्वेश्चन प्री के अंदर इस तरीके से पूछा होता है, हो सकता है इस तरीके से आपको क्वेश्चन वापस देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकेलेमिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए, पीक पी वेव, एसटी डिप्रेशन, सेलो टी वेव एंड प्रोमिनेंट टी वेव। ऑप्शन बी, फ्लैट पी वेव, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टॉल टी वेव। ऑप्शन सी, नॉर्मल पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, राउंडेड टी वेव एंड सेलो वेव। ऑप्शन डी, पीक पी वेव, एब्सेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट यू वेव। तो चलिए इसका आपको आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लैट पी वेव, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टॉल टी वेव। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हाइपरकेल्सीमिया से रिलेटेड किसमें पूछा गया? अभी जो नॉर्थ सेट का जो प्री एग्जाम हुआ है, नॉर्थ सेट 6 का जो प्री एग्जाम है उसमें पूछा गया है। और जो ये क्वेश्चन है नॉर्थ सेट और डीएसएसबी एसआईसी सब में ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बहुत फेवरेट एमसीक्यू उनका। मान लीजिए आपकी वेव है कुछ इस तरीके से, आपकी नॉर्मल वेव होती है जिसके अंदर हम इसको पी बोलते हैं, क्यू आर और ये एस और देन टी। ठीक है, मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे कि पी एक इंटरवल के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मल क्या क्या होता है। तो मैं आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो की नीड है क्या, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पी वेव जो क्या किसको डिनोट करती है, क्या इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, पीआर इंटरवल किसे बोलते हैं, एसटी सेगमेंट किसे बोलते हैं, किस किस चीज़ को डिनोट करता है और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्पेशली हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से हम बात नहीं करेंगे, हम दो लेवल पर हम बात करते हैं। एक होता है आपका हाइपरकेलेमिया, एक होता है हाइपोकेलेमिया। इसका अलग से मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा जिसके अंदर आपके ईसीजी की जो भी चेंजेस है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए शॉर्ट्स वीडियो आपको चाहिए या नहीं। तो हाइपरकेलेमिया के अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। पहला देखने को मिलता है टोल टी वेव। ठीक है, जो टी वेव है वो टोल होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पी वेव वो कैसी होगी? फ्लैट पी वेव। जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछे कि हाइपरकेलेमिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये होगा हमारा वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसके नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका मतलब, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 1-2 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। मैंने पहले की सीरीज में आपको बोला था कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, आपको अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि एक एमसीक्यू के अंदर आपके 4 एमसीक्यू सॉल्व करवाएं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको लिखते हुए रहना है, सिर्फ देख के इसको स्किप नहीं करना है। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, तो ये कंडीशन, ये जो फाइंडिंग है किसके अंदर देखने को मिलती है? हाइपरकेलेमिया के अंदर। और स्पेशली अगर हाइपोकेलेमिया के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हमें? एसटी डिप्रेशन, ठीक है, सेलो या फिर इन्वर्टेड, दोनों ही चीजें देखने को मिल सकती है। इन्वर्टेड टी वेव, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है? प्रोमिनेंट यू वेव। जैसे इसके अंदर वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सबसे इंपोर्टेंट होता है, वैसे हाइपोकेलेमिया के अंदर प्रोमिनेंट यू वेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोमिनेंट यू वेव, दोनों ही एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूछेगा तो हाइपरकेलेमिया करना है, और प्रोमिनेंट यू वेव पूछे तो आपको हाइपोकेलेमिया करना है। और जितने भी जो हाइपोकेल्सीमिया, हाइपरकेल्सीमिया, मैग्नीशियमिया, फॉस्फेटेमिया, जितने भी चेंजेस है, मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बना के उसके अंदर डाल दूंगा, वो आपके लिए इजी रहेगा। मैं अब शॉर्ट्स वीडियो सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर आप 15 से 20 मिनट के अंदर जो है आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सॉल्व हो जाएगा। जितने भी एमसीक्यू इसमें से बनते हैं सिर्फ मात्र 15 मिनट के अंदर आप सारे एमसीक्यू से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेनालिन डोज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक इज। ऑप्शन ए 1:1000 0.5 ml, ऑप्शन बी 1:10,000 0.5 ml, ऑप्शन सी 1:1000 1 ml, ऑप्शन डी 1:10,000 1 ml। तो चलिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम इसको इजी समझ के हम इसको याद करने की कोशिश कभी भी नहीं करते। चलिए, इसको आंसर करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
1:1000.5 ml। तो चलिए इससे रिलेटेड हम सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए एडल्ट के अंदर, अगर एडल्ट के अंदर पूछा जाए कि एड्रेनालिन की कितनी डोज देते हैं एनाफाइलेटिक शॉक में, तो आपको आंसर करना है 1:1000। स्पेशली यहाँ पे ml पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि 1 ml भी ऑप्शन में ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, 0.5 ml है, तो हमें ये गो विथ 0.5 ml, तो करेक्ट आंसर होगा एनाफाइलेटिक शॉक में। एक और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एमसीक्यू एड्रेनालिन एनाफाइलेटिक शॉक में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले हम बात करें तो जो एड्रेनालिन की जो एम्पुल है वो किस कंसेंट्रेशन के अंदर आती है, वो जो एड्रेनालिन है उसके अंदर वो आती है 1:1000 1 mg/ml, कुछ इस तरीके की कंसेंट्रेशन आते हैं। तो इसमें से दो तरीके के एमसीक्यू क्या पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है आपका एनाफाइलेटिक शॉक पे और दूसरा पूछा जाता है रिसस्किटेशन पे, यानी कि जब सीपीआर या कार्डियक अरेस्ट के अंदर हम देते हैं तो उस टाइम कौन सी कंसेंट्रेशन देते हैं और एनाफाइलेटिक शॉक में कौन सी कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है नियोनेटल रिसस्किटेशन का, ठीक है। नियोनेटल रिसस्किटेशन के अंदर अलग से एमसीक्यू और अलग कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं, तो 1 by 1 इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें क्या करना है, जो एम्पुल है 1:1000 और 1 mg/ml, ये इस तरीके से जो एड्रेनालिन है उसकी एम्पुल आती है, तो हमें क्या करना है 1 ml एड्रेनालिन लेना है और उसके अंदर 10 ml NS के अंदर इसको डाइल्यूट करना है, ठीक है। पहले हमें ये करना है 1 ml एड्रेनालिन और 10 ml NS, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका 1 अगर ml लेंगे तो वो कौन सी कंसेंट्रेशन हमें मिल जाएगी, 1:10,000, ठीक है। तो इसका 1 ml कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, फिर उस बाद में ये जो कंसेंट्रेशन मिली हमें वो इसके लिए हम यूज करते हैं, ये करते हैं हम रिसस्किटेशन के लिए, ठीक है। अब ये जो कंसेंट्रेशन मिली है हमको, जब 1 ml को हम एड्रेनालिन को 10 ml NS के अंदर डिजोल्व करेंगे, जो कंसेंट्रेशन बनी है वो होती है 1:10,000। अब इसको कैसे कैसे यूज करना है, तो इसमें से अलग अलग यूनिट के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आपको ml के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपको करना है 0.1 to 0.3 ml/kg, ठीक है। अगर ml में से क्वेश्चन पूछा जाए तो 0.1 to 0.3 ml/kg करना है। अगर यही सेम अलग ऑप्शन आपको mg के अंदर पूछा जाए तो 0.1 mg/kg के अंदर हम ये डोज जो है न्यूनेट रिसस्किटेशन के अंदर यूज करते हैं। और स्पेशली कौन सा रूट हम यूज करते हैं, IV रूट हम न्यूनेटल रिसस्किटेशन में हम यूज करते हैं। और अगर मोस्ट कॉमन साइट पूछ लिया जाए तो अम्लाइकल वेन हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो सारे जितने भी एड्रेनालिन से जो भी अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने सारे क्लियर करवा दिए। डायरेक्ट एमसीक्यू ज़्यादातर एनाफाइलेटिक शॉक में से पूछा गया है, जिसके अंदर हम 1:1000.5 ml एडल्ट के अंदर यूज करते हैं। और अगर रिसस्किटेशन में पूछा जाए तो ये आपको ये डोज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डोज आपको याद रखनी है। तो आई होप इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और अगर एक और चीज़ इसके अंदर एडल्ट के अंदर अगर हम बात करें, एडल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जो 0.5 ml हम देते हैं, ये देते हैं 1:1000 के अंदर। ये बात करें हम IM देते हैं, ठीक है। और अगर हमें IV देना है या स्लो IV देना है तो हम कितना देंगे, 3 to 5 ml ऑफ 1:1000। ये कैसे देते हैं हम, स्लो IV और IM, दोनों ही चीजें आपको। इससे बाहर कोई एड्रेनालिन से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब जो पहले एनाफाइलेटिक शॉक पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो न्यूनेटल रिसस्किटेशन से पूछा जा रहा है। तो आपको ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये डोज आपको याद रखनी है। ml के अंदर पूछे तो आपको ये आंसर करना है और mg के अंदर पूछे तो आपको ये आंसर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टंटिंग रेफर्स टू ऑप्शन ए लो वेट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर ए सर्टेन हाइट, ऑप्शन बी यूज फॉर कार्डियक सर्जरी, ऑप्शन सी लो वेट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर ए सर्टेन एज, ऑप्शन डी लो हाइट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर ए सर्टेन एज। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ESIC और DSSB के अंदर दोनों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको इसका आंसर करना है कि स्टंटिंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लो हाइट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर ए सर्टेन एज। यानी कि मान लीजिए कोई 5 years का चाइल्ड है और इसकी मान लीजिए कोई अक्स हम मान लेते हैं, उसकी जो हाइट है इतनी होनी चाहिए, लेकिन 5 year में भी उसकी अगर इतनी हाइट नहीं पहुंचती तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो हाइट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट। यानी कि एज के अप्रोप्रिएट उसकी हाइट नहीं बढ़ती है तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है सिंपल एमसीक्यू वन लाइनर का, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टंटिंग।
ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेट, यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, हाइट और एज। क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको कई बार वो वेट एज से भी कंपेरिजन करवाएगा, हाइट और वेट से भी जो है कंफ्यूजन करवाएगा। दोनों आपको नहीं मानना है। आपको हाइट और एज, यानी कि अपनी एज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, हाइट नहीं बढ़ पाती, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम स्टंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल एमसीक्यू था, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जब एग्जाम में आएगा, अभी याद नहीं करोगे तो वहां पे 100% है क्या, वहां पे कंफ्यूजन होगा। जो आपको हाइट और वेट के अंदर वहां पे बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, a nurse is caring for a client who has a tracheostomy tube and is undergoing mechanical ventilation. The nurse can help prevent tracheal dilation, a complication of a tracheostomy tube placement, by option A है suctioning the tracheostomy tube frequently, option B using a cupped tracheostomy tube, option C using the minimum lead technique and keeping cup pressure less than 25 cm S2O, ऑप्शन डी कीपिंग द ट्रेकेस्टोमी ट्यूब प्लग्ड। तो चलिए आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी क्लाइंट के ट्रेकेस्टोमी ट्यूब मैकेनिकल वेंटिलेशन के साथ अटैच्ड है। अब नर्स को क्या करना है, ट्रेकियल डायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो कॉम्प्लिकेशन होता है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का, उसको क्या कौन सी चीज जो नर्स को हेल्प करेगी इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यूज द मिनिमल लीड टेक्निक एंड कीपिंग अप प्रेशर। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपने देख लिया होगा जो प्री में जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्लिनिकल और नर्सिंग फंडामेंटल से आए हैं, जिसके अंदर ट्यूब, ईटी ट्यूब, सक्शन कैथेटर सारा पूछा गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह है कि वहाँ पे जो ट्रेकियल डायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं मिनिमल लीक टेक्निक। पहला एमसीक्यू तो ये होता है कि जो मिनिमल लीक टेक्निक है वो किसके लिए यूज की जाती है, जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है उसके लिए हम यूज करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपका ये ट्रेकिया है और यहाँ पे ट्रेकेस्टोमी ओपनिंग के थ्रू यहाँ पे कोई ट्यूब प्लेस की जाती है और इस तरीके से वो बेलून, यहाँ पे ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का जो बेलून होता है इसको हम पायलट बेलून बोलते हैं, उस तरीके से प्लेस किया जाता है। अब मिनिमल जो पहला एमसीक्यू ये पूछा गया था कि जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है उसके अंदर जो बेलून है, इस तरीके से आप देखते हैं कि इसको हम इन्फ्लेट करते हैं ट्रेकिया के अंदर, इस तरीके से वो इन्फ्लेट हो जाता है। तो एमसीक्यू था कि जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है इसके अंदर जो बेलून है हम क्यों यूज करते हैं, उसमें ऑप्शन था फिक्सेशन ऑफ ईटी, सॉरी फिक्सेशन ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। तो अधिकतर जो आंसर हम कर देंगे कि फिक्सेशन हमें पता है, लेकिन जो यूज किया जाता है वो इसको मिनिमल लीक टेक्निक के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी कि जो भी सिक्रेशन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जो भी सिक्रेशन है वो, या फिर कई बार एस्पायरेशन के दौरान जब जितने भी हम गैस्ट्रिक कंटेंट, हम जो इसोफेगस इसके जस्ट पीछे की साइड होता है, हम वो कुछ खाना खा रहे हैं और गलती से भी वो एस्पायरेट नहीं कर जाए और यहाँ पे ट्रेकिया के अंदर वो नहीं चले जाए, इसलिए यहाँ पे टाइट बेलून यहाँ पे ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के अंदर यहाँ पे लगाया जाता है कि जो भी सिक्रेशन है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर साइड में रह जाए और लोअर साइड में वो लंग्स तक वो दोनों जो है वो सिक्रेशन है वो नहीं पूछे। तो आपका अगर इसका पर्पज पूछा जाए कि जो बेलून यूज किया जाता है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब में, ये भी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, वो क्यों हम यूज करते हैं, वो मिनिमल लीक टेक्निक के लिए हम इसको यूज करते हैं ताकि जो सिक्रेशंस है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं आए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिनिमल लीक टेक्निक क्या होता है। यहाँ पे इस बेलून को जब हम ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगाते हैं, इस बेलून के अंदर एक स्पेशल अमाउंट ऑफ एयर हम इन्फ्लेट करते हैं इसको, और प्रेशर उसका एक जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट प्रेशर होता है, एक एक्यूरेट प्रेशर हम इसके अंदर डाल के रखते हैं। क्या करते हैं, जो उसके जो नेक है उस पर हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे और इस बैलून को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करके वहाँ पे प्रेशर सुनेंगे। जैसे अगर आवाज़ कम हो जाती है तो हम अश्योर हो जाएंगे कि वहाँ पे मिनिमल लीक टेक्निक हमारा सक्सेसफुल है और वहाँ पे कोई भी एक्सपायरेशन होने के चांसेस नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है समझने के लिए कि मिनिमल लीक टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है, ट्रेकेस्टोमी के लिए, और जो कप का प्रेशर है उसके अंदर कितना रखते हैं, लेस देन 25 सेंटीमीटर अब S2O। अब इसके अंदर जो मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले के जो एग्जाम होते थे उसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेकेस्टोमी के टाइप में से, क्योंकि इमरजेंसी होती है, हाई ट्रेकेस्टोमी कौन सी होती है, लोअर कौन सी होती है, और क्या क्वेश्चन होता था कि सक्शन प्रेशर कितना होता है, सक्शन कैथेटर कौन सा यूज होता है, ट्रेकेस्टोमी के साइज कौन सी यूज होती है, पोजीशन कौन सी दी जाती है, ये सारे जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गए जब तक एग्जाम में पूछा गया है। अब जो यूनिक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, जो पायलट बैलून है, जो ट्रेकेस्टोमी बैलून है, उसके अंदर जो एयर है उसका अमाउंट हम कितना देते हैं। दो क्वेश्चन आता है इसमें से। अमाउंट की अगर हम बात करें तो कितना हम देंगे, 3 to 5 ml उसको इन्फ्लेट करने के लिए हम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें जो प्रेशर है वो कितना हम यूज करते हैं, वो अगर mm of Hg में आप पूछा जाए तो वो होता है 20 mm of Hg।
और अगर सेंटीमीटर S2 की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 25 to 30 सेंटीमीटर S2। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एग्जाम पॉइंट, ट्रेकेस्टोमी के टाइप, सक्शनिंग, इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं कई बार इसमें से। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में से क्वेश्चन आता है कि जो हमारे वो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है किसी पेशेंट को लग रही है तो वहाँ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एवरी 8 आवर्स, ये भी एमसीक्यू है, कितनी देर के बाद में इस कप को हम चेक करते हैं, एवरी 8 आवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। कितनी देर के बाद में हम इसको कप को हम चेक करते हैं, एवरी 8 आवर्ली हम इस कप को डिफ्लेट या इन्फ्लेट करके देखते हैं कि मिनिमल लीक टेक्निक हमारी सही से काम कर रही है नहीं कर रही, इससे ज्यादा आपको इन्फ्लेट नहीं करना। एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो एडल्ट होता है, अगर एडल्ट और चाइल्ड की अगर हम कंपैरिजन करें तो एडल्ट के अंदर हमें कप्ड ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। कप्ड का मतलब जिसके अंदर एक कप प्रेजेंट होता है। जो चाइल्ड है उसके अंदर हम अनकप्ड ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। इसमें से इमेज बेस पूछा जाता है, कोई आपको इमेज दे देगा, एक में इस तरीके से बैलून होगा और एक में नहीं होगा, तो बैलून वाली को हम क्या बोलेंगे, कप्ड ट्यूब है। जो कप ट्यूब किसके लिए की जाती है, एडल्ट के अंदर, और चाइल्ड के अंदर, न्यूनेट के अंदर हम अनकप्ड ट्यूब यूज करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से, इसका जो पर्पज इसमें से पूछा जाता है कि हम चाइल्ड के अंदर या न्यूनेट के अंदर अनकप्ड जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है वो क्यों यूज करते हैं। क्योंकि जो ट्रेकिया होता है उसका वो इतने ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। जो ट्रेकिया उसका डैमेज होने का चांस होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है चाइल्ड के अंदर। तो जो बैलून अगर उसके ट्रेकिया में हम इन्फ्लेट करेंगे तो उसका जो ट्रेकिया वो डैमेज होने के चांस होते हैं, इसलिए हम चाइल्ड के अंदर अनकप्ड जो है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब यूज करते हैं। बाकी जितने भी एमसीक्यू बनते हैं कि कौन सी टाइप होती है, कौन सा सक्शन प्रेशर कितना हम यूज करते हैं, एज के अकॉर्डिंग कितना ट्यूब हम यूज करते हैं, कितना डेप्थ इसका इंसर्ट करवाते हैं, ये सारे मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 15 से 20 मिनट का ट्रेकेस्टोमी पे, जिसमें सारे जितने भी एमसीक्यू है आपके सारे ट्रेकेस्टोमी से रिलेटेड सोल्व हो जाएंगे। एक शॉर्ट वीडियो सीरीज हम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम 15 मिनट का हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। आपको ज़्यादा उसके अंदर आपका टाइम कंज्यूम नहीं करना, 15 से 20 मिनट के अंदर ट्रेकेस्टोमी या कोई भी जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराने की इसके अंदर कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको शॉर्ट वीडियो सीरीज चाहिए या फिर हम क्वेश्चन सीरीज पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे क्यों बात करते हैं, क्वेश्चन 11, पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट। ऑप्शन ए 4 ml इंटू बॉडी सर्फेस एरिया इंटू वेट, ऑप्शन बी 3 ml बॉडी सर्फेस एरिया इंटू वेट, ऑप्शन सी 2 ml, ऑप्शन डी 1 ml। तो सिंपल एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्न में से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अगर वन लाइन में पूछा जाएगा तो फॉर्मूला में से अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 4 ml, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड है सॉल्यूशन है, तो पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो पार्कलैंड फॉर्मूला था क्या होता है, जिसके अंदर ये हमारा 4 ml इंटू टोटल परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया और वेट है। और क्या क्वेश्चन आता है कि जब ये फ्लूइड हम प्रिपेयर कर लेते हैं उसको हम किस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो जो अगर फर्स्ट 8 ओवर की अगर हम बात करें, फर्स्ट 8 ओवर्स के अंदर हम क्या कर देंगे, हाफ ऑफ फ्लूइड, जितना भी हमने कंसंट्रेशन जितना भी फ्लूइड बनाया है हम उसका 50% हम कब दे देंगे, फर्स्ट 8 ओवर्स में, और नेक्स्ट 16 ओवर्स के अंदर हम रिमेनिंग 50% देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम फ्लूइड का जो रिप्लेसमेंट है वो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट 8 ओवर के अंदर जितना, मान लीजिए हमने 1 लीटर फ्लूइड बनाया है या हमें 5 लीटर फ्लूइड देना है, तो मान लीजिए 1 लीटर का हम एग्जाम्पल ले, तो जो हमारा 500 ml है वो हम फर्स्ट 8 ओवर्स में दे देंगे, और बाकी जो 500 ml है हम स्लो करेंगे उसके रेट को, हम नेक्स्ट 16 ओवर्स में उसको देंगे। तो इस तरीके से 24 ओवर में हम फ्लूइड पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पार्कलैंड फॉर्मूला किसके लिए यूज किया जाता है। आपको 2 क्वेश्चन दे दे कि आपका क्वेश्चन आए कि पार्कलैंड जो फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन करना है पार्कलैंड फॉर्मूला है वो किसके लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका बर्न, ठीक है। तो आप बिना सोचे समझे पहला ही ऑप्शन बर्न कर दोगे, नहीं, दूसरे ऑप्शन तक आपको जाना है फ्लूइड कैलकुलेशन और बर्न। तो चलिए इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दे कि पार्कलैंड फॉर्मूला किसके लिए यूज किया जाता है, बर्न, और दूसरा था फ्लूइड कैलकुलेशन। तो करेक्ट आंसर होगा फ्लूइड कैलकुलेशन, क्योंकि बर्न के परसेंटेज हम नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे फ्लूइड कैलकुलेट कर रहे हैं बर्न के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए पार्कलैंड फॉर्मूला यूज किया जाता है, और स्पेशली बर्न के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका ये भी क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट 8 ओवर में कितना देते हैं, फर्स्ट नेक्स्ट 16 ओवर में कितना देते हैं। तो जिसका 50% है पहले हम 8 घंटे में दे देंगे, अगला 50% हम 16 जो आगे 16 ओवर है उसके अंदर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोज क्वेश्चनर इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए एल्कोहल एडिक्शन, ऑप्शन बी सेक्स एडिक्शन, ऑप्शन सी एंजाइना असेसमेंट, ऑप्शन डी डीप वेन थ्रोम्बोसिस असेसमेंट। चलिए सिंगल लाइनर एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, एंजाइना असेसमेंट। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछता कि रोज क्वेश्चनर किसके लिए यूज किया जाता है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चनर पूछा जाता है कि केज क्वेश्चनर किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? आपका एल्कोहल के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो केज क्वेश्चनर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आपका मतलब कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि केज क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर क्या क्या जो वर्ड होते हैं उनका मतलब क्या होता है। वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि केज क्वेश्चनर के अंदर हमें क्या क्या वहाँ पे पूछता है। तो सी से अगर हम बात करें, कट डाउन का मतलब होता है कि एल्कोहलिक पेशेंट को हम पूछते हैं कि आपने जो पहले आपकी जो हैबिट थी एल्कोहल की, उसमें से आपने कुछ कट डाउन किया या कुछ कम करा है, कुछ डिक्रीज करा है अपनी हैबिट में से। दूसरा होता है कि अनॉयड का मतलब कि जब आप एल्कोहलिज्म या एल्कोहल यूज करते हैं तो कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप अनोइंग फील करते हैं, अनॉयड फील करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी से हम बोलते हैं गिल्टी का मतलब होता है कि जो आप एल्कोहलिज्म कर रहे हैं इसके लिए आप गिल्टी है या नहीं है, कभी आपको गिल्टी फील होता है। और ई का मतलब होता है आई ओपनर का मतलब है कि आप एल्कोहल को एज आई ओपनर यूज करते हो कि आपको मॉर्निंग में उठते ही आई ओपनिंग के लिए एल्कोहल यानी कि चाय की तरह आप इसको पीते हो। तो इसके बेसिस पे स्कोर निकाला जाता है केज क्वेश्चनर का, और उसके बेसिस पे ही हमें जो फाइंडिंग मिलती है उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि कितनी एल्कोहल डिपेंडेंस है। तो क्या क्या स्कोर देखने को मिलता है? अगर 0 to 1 स्कोर है तो हम क्या बोलेंगे? लोअर रिस्क। ये लोअर रिस्क के अंदर आएगा, ड्रिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो लोअर रिस्क के अंदर आएंगी। और 2 और 3 है तो ये क्या होगा? हायर सस्पिशियस पेशेंट के अंदर आते हैं वो, हायर सस्पिशियस यानी कि एल्कोहलिज्म उसके अंदर है। और अगर 4 अगर स्कोर आ रहा है तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लेंगे कि वो एल्कोहलिज्म का पेशेंट है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेज क्वेश्चनर के अंदर जो जितना ज़्यादा मार्किंग ज़्यादा मिलेगी वो किस चीज़ को डिनोट करेगी कि हायर एल्कोहलिज्म यानी कि ज़्यादा चांसेस है कि एल्कोहलिक पेशेंट उसके अंदर वो पेशेंट है। तो बस इतना ही इसमें से 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ द जिफी स्टर्नम। ऑप्शन ए 32 वीक, ऑप्शन बी 36 वीक, ऑप्शन सी 40 वीक, ऑप्शन डी 42 वीक। चलिए सिंपल एमसीक्यू है, आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन ने पूछा है कि जो आपका यूट्रस है प्रेगनेंसी के दौरान वो स्टर्नम जीफियस स्टर्नम जो पार्ट है वहां तक कब वो पहुंचता है। मान लीजिए आपका स्टर्नम बोन है इस तरीके से जो आपका अब्डोमन है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो सिंपसिस प्यूबिस है। ठीक है, मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन है और इसकी हम बात करें कि जो मान लीजिए ये यहाँ पे इसका स्टर्नम वाला एरिया है, ये अम्लाइकस वाला एरिया है और ये इसको हम बोलते हैं सिंपसिस प्यूबिस। तो 3 लेवल पे हम बात करते हैं, ये है सिंपसिस प्यूबिस, ये है अम्लाइकस और ये है जिफी स्टर्नम। ठीक है, तो 1 बाय हम बात करते हैं कि इसमें से बार बार एमसीक्यू पूछा गया एग्जाम में। तो हम बात करते हैं कि जो 12 वीक है, मैं आपकी चार्ट बना देता हूँ यहाँ पे तो आपके लिए इजी रहेगा। जो 12 वीक है तो तब वहाँ पे जो यूट्रस रहता है वो कहाँ पे होता है? एट द लेवल ऑफ सिंपाइसिस प्यूबिस। यहाँ पे आप सिंपाइसिस प्यूबिस पे उसको पाल्पेट करके फील कर सकते हैं यूट्रस को। ठीक है, अगर 12 वीक पे है तो यहाँ पे जो सिंपाइसिस प्यूबिस है, यहाँ पे जो बोनी पार्ट है, यहाँ पे आपका जो यूट्रस रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 वीक की, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। 16 वीक पे क्या होता है? जो आपका जो अम्लाइकस है और सिंपाइसिस प्यूबिस है इसके इस वाले एरिया में बीच में, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? बिटवीन सिंपाइसिस प्यूबिस एंड अम्लाइकस। यानी 16 वीक पे यूट्रस कहाँ पहुंच जाएगा? सिंपाइसिस प्यूबिस और अम्लाइकस के बीचों बीच वो पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 वीक पे। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आएगा कि अम्लाइकस के लेवल पे यूट्रस कब पहुंचता है? तो 20 वीक पे पहुंच जाता है। 8 अम्लाइकस यानी कि जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट तक यूट्रस कब पहुंचता है? 20 वीक पे, जो अम्लाइकस वाला पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 28 वीक्स, जिसमें 2 हम पढ़ते हैं, 21 और 32 वीक। जो आप ये देख पा रहे हैं जो अम्लाइकस और जिफी स्टर्नम है, यहाँ से अगर 1/3 और यहाँ से 1/3 ले तो 28 वीक पे अम्लाइकस से 1/3 टुवर्ड्स द जिफी स्टर्नम। ठीक है, और 32 वीक की हम बात करें तो जो जिफी स्टर्नम से अम्लाइकस की तरफ, ये इन दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है कि जो 36 वीक पे कहाँ पे पहुंच जाता है? जो हमारा स्टर्नम वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं जिफी स्टर्नम, यानी जहाँ पे स्टर्नम एंड होता है वहाँ पे यूट्रस जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ पे, यहाँ पे जो ये एरिया है वहाँ पे कब पहुँचता है? 36 वीक पे। और अगर 38 वीक की अगर हम बात करें तो वापस वहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं
लाइटनिंग। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं लाइटनिंग। जब यूट्रस का जो वापस डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। तो कुछ वीक आपको याद रखना है, 12 वीक पे सिंपैसिस प्यूबिस, 16 वीक पे सिंपैसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच में, 20 वीक पे एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस और 36 वीक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जीपी स्टेनम पे कब पहुंचता है, 36 वीक पे वो जो यूट्रस है आपका वो जीपी स्टेनम तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज इज ऑप्शन ए वुचेरिया बेंकोफ्टाई, ऑप्शन बी कॉक्जेलिया ब्रुनेटी, ऑप्शन सी बोरेलिया ब्रिगिडफेरी, ऑप्शन डी लिस्मानिया डोनोवानी। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉर्थ सेट जो 5 हुआ था उसके अंदर प्री के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे जो कि आपकी वेक्टर बॉर्न डिजीज है और हमेशा इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इस बार लाइम डिजीज में से हम पूछ रहे हैं तो ऑप्शन सी बोरेलिया ब्रिगिडफेरी। ठीक है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इसमें से जो एमसीक्यू पूछे गए हैं यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें से 2 लेवल पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, एक पॉजिटिव एजेंट में से पूछा जाता है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके वेक्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो पूरी लिस्ट है वो शॉर्ट्स वीडियो के अंदर शेयर कर रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक क्यू फीवर में से बहुत पूछा जाता है, जो क्यू फीवर है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा कोक्सिला ब्रुनेटी। ठीक है, ये है इसका पॉजिटिव एजेंट और ये है वेक्टर। वेक्टर का मतलब जिससे ट्रांसफर होता है, जैसे कि मलेरिया और उसमें जो मॉस्किटो होता है वैसे ही क्यू फीवर के अंदर वेक्टर कौन सा होगा आपका, टिक। जो टिक होती है हार्ड टिक और सॉफ्ट टिक, और उसमें से जो नाम पूछा है स्पेशली तो इसको बोलते हैं आइक्सोडेस रिसिनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जो आने वाले जितने भी एग्जाम उसमें से 1 या 2 एमसीक्यू उसमें से आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइम डिजीज के बारे में। अगर लाइम डिजीज की अगर हम बात करें तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये है बीबी, जो हमने यहाँ पे बात करी थी बोरेलिया बर्गेडोरिफेरी। और इसका अगर हम बात करें जो वेक्टर है वो वेक्टर कौन सा होगा, ब्लैक लेगर्ड टिक। और इसका स्पेसिफिक अगर नाम पूछ लिया जाए तो आइक्सोडस स्केपुलरिस। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कई बार जो फाइलेरियसिस है, हाथी पांव रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है तो वो होगा आपका वुचेरिया बेंकोफ्टाई। ये किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ये होता है आपका फाइलेरियसिस, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। और कई बार होता है कालाजार। कालाजार का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लेशमानियासिस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेशमानियासिस। उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो कौन है, लेशमानिया डोनोवानी, उसी को हम क्या बोलते हैं, काला आजार। इसका जो कई बार वेक्टर भी पूछते हैं तो वो कौन सा होता है, सैंड फ्लाई। तो सारे एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए कौन से इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी लिस्ट हमने शॉर्ट वीडियो के अंदर डाल रखी है, वहां जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच स्टेज ऑफ मॉर्टिस टेम्परेचर फॉल्स आफ्टर डेथ। ठीक है, ऑप्शन ए अल्गर मॉर्टिस, ऑप्शन बी लीवर मोर्टिस, ऑप्शन सी राइगर मोर्टिस, ऑप्शन डी प्यूट्रिफिकेशन। तो चलिए इजी एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अल्गर मोर्टिस। क्वेश्चन है कि जो डेथ है उसके अंदर जो मोर्टिस के हम स्टेज पढ़ते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कौन सी स्टेज के अंदर जो फॉल होता है। तो इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 3 लेवल पे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 चेंजेस होते हैं, एक होता है इमीडिएट चेंजेस, यानी कि डेथ के जस्ट इमीडिएट बाद में कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका अर्ली चेंजेस, यानी कि कुछ देर बाद में देखने को मिलता है। एक होता है लेट चेंजेस, यानी कि 1 या 2 या काफी दिनों के बाद में हमें देखने को मिलता है। तो जो इमीडिएट चेंजेस है, यानी कि जैसे डेथ हो गई हमें कैसे पता चलेगा, तो लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट या पेशेंट के अंदर जो डेथ है वो उसके डेड बॉडी उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जो इरिवर्सिबल स्टॉपेज हो जाएगा किसका, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का। तो ये 2 स्पेशली जो इमीडिएट चेंजेस के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अर्ली चेंजेस के अंदर हम अलग अलग देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं अल्गर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस और नेक्स्ट इज राइगर मोर्टिस। और लेट चेंजेस के अंदर 2 चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन। ठीक है, एक एमसीक्यू तो यही पूछता है कि जो
अर्ली, इसमें से पूछ रहा था कि इमीडिएट चेंजेस क्या है मोटिस का, तो कई बार ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक इसमें से दे देगा, तो करेक्ट आंसर इसमें से आपको करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो हम डिस्कस करते हैं अल्गर मोटिस, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि जो अल्गर मोटिस के अंदर में क्या देखने को मिलता है, लीवर मोटिस के अंदर में क्या देखने को मिलता है, और राइगर मोटिस के अंदर में क्या देखने को मिलता है। तीनों के अगर ड्यूरेशन की बात करें, जो अल्गर मोटिस है वो कब डेवलप होता है, 15 मिनट आफ्टर डेथ। 50 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते हुए चलना। 50 मिनट आफ्टर डेथ अल्गर मोटिस पेशेंट जो बॉडी इसके अंदर में देखने को मिलता है। जो 30 मिनट है, आफ्टर 30 मिनट क्या देखने को मिलेगा, लीवर मोटिस। और राइगर मोटिस की कंडीशन डेवलप होती है 1 आवर्स, तो कई बार इसको 1 to 4 आवर्स के अंदर भी हम कंसिडर करते हैं, 1 to 2 आवर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस, स्पेशली जो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो हम बात करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें अल्गर मोटिस, अल्गर मोटिस के अंदर ही हमें चिलिंग देखने को मिलती है। जो बॉडी है उसका टेम्परेचर डाउन होता है, कितना डाउन होता है, वो होता है 0.4 to 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर की स्पीड, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि 1 घंटे के अंदर उसका 0.4 to 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसका बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सबसे हम बात करें कि कॉमनेस्ट साइट कौन सी है जिससे हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, वो होती है रेक्टम, जो कॉमनेस्ट है। और आइडियल साइट जिससे हमें करना चाहिए वो कौन सी होती है, सब हिपेटिक स्पेस। इतना डीप अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ना पूछा जाएगा, इसमें से आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। ये हो गया अल्गर मोटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर मोटिस में हमें क्या देखने को मिलता है। लीवर मोटिस का दूसरा नाम होता है स्टेनिंग, लीवर स्टेनिंग। जैसे इसका चिलिंग था, इसका स्टेनिंग होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, लिविडिटी। दोनों ही नाम से हमसे पूछे गए, याद रखना है। लीवर मोटिस को और क्या बोलते हैं, लीवर स्टेनिंग और लिविडिटी। इसके अंदर पेशेंट के अंदर में क्या देखने को मिलता है, और इसका एक और नाम होता है, वो होता है कैडेवेरिक, कैडेवेरिक लिविडिटी, ठीक है। इसमें से क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पेशेंट का जो कलर है बॉडी का वो चेंजेस होता है। इसके अंदर स्पेशली हम बात करें कलर या स्टेनिंग जो बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए पेशेंट सुपाइन पोजीशन है या फिर मान लीजिए पेशेंट प्रोन पोजीशन है। सुपाइन अगर पोजीशन है तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी, यानी कि जो उसके स्केपुला है, जहाँ जहाँ पे जो टच हो रहे हैं वहाँ पे स्टेनिंग हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड ऑटोलाइसिस की वजह से वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है और वहाँ पे स्टेनिंग देखने को मिलती है। और एंटायर की अगर हम बात करें, प्रोन पोजीशन की बात करें, तो बॉडी के एंटायर सरफेस पे देखने को मिलेगी। बस इसमें से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टेनिंग की जो स्टेज है वो कौन सी कंडीशन में अंदर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइगर मोटिस। राइगर के अंदर में क्या देखने को मिलता है, स्टिफनेस, बॉडी जो है पूरी स्टिफ हो जाती है, स्टिफनेस वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बॉडी। 60 मिनट के बाद में डेवलप होता है जनरलाइज रिजिडिटी, इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, पूरी बॉडी जो है वो रिजिड हो जाती है। तो राइगर मोटिस के अंदर में क्या देखने को मिलता है, स्टिफनेस और रिजिडिटी। जो जनरलाइज रिजिडिटी अगर फर्स्ट पूछे तो कौन सी देखने को मिलती है, इनवॉलेंट्री। फर्स्ट किसको इन्वॉल्व करेगा, जो इनवॉलेंट्री मसल है उसके अंदर हमें रिजिडिटी देखने को मिलेगी। और सेकेंड हम बात करें देन उसके बाद में वॉलेंट्री को इंक्लूड करता है, ठीक है। अगर फर्स्ट साइट पूछ लिया जाए, फर्स्ट साइट पूछ लिया जाए कि राइगर मोटिस कहाँ डेवलप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको याद रखना है। फर्स्ट साइट पूछ लिया जाए तो एक्चुअल जो फर्स्ट साइट है, इंटरनल साइट, वो तो होती है आपकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर सबसे पहले राइगर मोटिस हमें देखने को मिलता है। और हमें एक्सटर्नल की अगर हम बात कर लें कि एक्सटर्नल में फर्स्ट साइट कौन सी होती है, फर्स्ट साइट कौन सी होती है, तो एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो आईलिड, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखने हैं। इंटरनल की बात करें तो मायोकार्डियम और एक्सटर्नल की बात करें तो आईलिड के अंदर। और लास्ट एक्सटर्नल साइट जिस लास्ट में सबसे ज़्यादा जो राइगर मोटिस लास्ट में किस में डेवलप होता है, वो होता है आपके फिंगर और टोज के अंदर राइगर मोटिस डेवलप होता है। एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइगर मोटिस है उसके अंदर जो स्टिफनेस रिजिडिटी होती है वो कौन से फॉर्मूला और कौन से रूल के अकॉर्डिंग आती है, वो होती है जो निस्टन रूल है, निस्टन्स रूल। याद रखना, छोटी चीज़ है। निस्टन रूल क्या बोलता है कि जो आपकी जो बॉडी के अंदर जो राइगर है वो कैसे डेवलप होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि पहले अपर एक्सट्रीमिटीज में फिर लोअर एक्सट्रीमिटी, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, इसको बोलते हैं निस्टल रूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी राइगर मोटिस से रिलेटेड, तो आपको अलग अलग याद रखना है। अल्गर मोटिस में चिलिंग होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, इसके अंदर स्टेनिंग होती है। राइगर मोटिस के अंदर रिजिडिटी होती है, एक प्यूट्रिफिकेशन होता है, इसके अंदर हमें क्या साइन देखने को मिलता है, मार्बलिंग साइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसका ऑटोलाइसिस होता है, और वहाँ पे जो बॉडी है उस तरीके से, वहाँ पे जो ब्लड वेसल इस तरीके से, जैसे मार्बल में जो लाइन दिखने को मिलती है, इस तरीके से हमें मार्बलिंग साइन किस में देखने को मिलता है, प्यूट्रिफिकेशन।
एक और एमसीक्यू आता है कि प्यूट्रिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डेथ की स्टेजेस है उसके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट मेन से रिलेटेड जितने भी अप्लाइड क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। और एक और हम सीरीज लेके आ रहे हैं शॉर्ट वीडियो सीरीज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान लीजिए आपका जो ट्रेकेस्टोमी है, ईटी ट्यूब है, कोलोस्टमी है, जो कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, ईसीजी चेंजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होते हैं, ठीक है, कुछ डिजीज की जो लिस्ट है किस हिसाब से कौन सा ऑटोनोमस रिसेसिव होता है, कौन सा डोमिनेंट होता है, तो कुछ 10 से 15 या 15 से 20 मिनट का हम वीडियो लेके आएंगे। उसमें आपके जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हम सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप किन किन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो आपको चाहिए, उस पर हम शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए उसके लिए आपको सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।